जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इसमें, और ये हमारा 2 नंबर वाले प्रश्नों का ये सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है। तो हालांकि इसका पहला जो पार्ट है वो वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो तो C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसमें कंडीशन ये दिया गया है कि जो C1 है वो C2 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं समांतर क्रम में जो संधारित्र में जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है, अगर 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसका होता है C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, ये बराबर होता है C। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जो मिस्टेक हो गया, यहाँ ये जो मैंने लिखा है ये श्रेणी का लिखा है। तो श्रेणी वाला कितना दिया, तुल्य, ये दिया 4.8। और अगर बात करें समांतर क्रम में क्या होता है, 2 संधारित्र के लिए C1 प्लस C2, और ये दिया हुआ है 20, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो C1 इंटू C2 बराबर हो जाएगा 4.8, फिर उसके बाद C1 प्लस C2। तो यहाँ से हो जाएगा C1 इंटू C2 बराबर 4.8, इसका मान दिया हुआ है 20। तो यहाँ हो जाएगा C1 इंटू C2 बराबर 20 गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ये 96, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम C1 का मान निकालें तो अगर हम कहें C1 बराबर क्या होगा, तो C1 बराबर इधर हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में कर सकते हैं, तो हो जाएगा 96 बटे C2, ठीक है। अब इसी C1 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो C1 की जगह क्या रखेंगे, 96 बटे C2 प्लस C2 बराबर 20। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा C2, ये हो जाएगा इधर 96 प्लस इसका हो जाएगा C2 का स्क्वायर बराबर में 20। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 96 प्लस C2 का स्क्वायर बराबर इसका इधर हो जाएगा 20 C2। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं C2 का स्क्वायर माइनस 20 C2 प्लस 96, और ये बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसका फाइनली गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 20 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने से 20 बने और गुणा करने से 96 बने। तो इसमें 12 और 8, 12 अट्ठे 96 होता है। तो 12 में 8 जोड़ देंगे 20 बनेगा, गुणा कर देंगे 96 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो C2 के मान आएंगे, C2 के 2 मान आएंगे, एक आएगा 12 और एक आएगा 8। ये गुणनखंड आप खुद करिएगा। तो यहाँ 12 और 8 2 मान इसके आएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन सवाल में दिया है कि जो C1 है वो C2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं C2 का मान 12 लेता हूँ, तो 12 अगर यहाँ रखूँगा तो हमें C1 का मान 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पे इस कंडीशन बोल रहा है कि C1 बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि C2 का मान मैं 12 नहीं ले सकता, मैं C2 का मान 8 लूँगा, क्योंकि जब 8 लूँगा और यहाँ रखूँगा तो C1 का मान हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ से इसका रख के अगर मान लीजिए हम C2 बराबर हम मानते हैं 8, तो हमें C1 क्या मिलेगा, C1 मिलेगा हमें 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना माइक्रोफैरड C2 और इतना माइक्रोफैरड हो जाएगा C1। तो हमें क्या कह रहा है कि C1 और C2 का अनुपात बताना है। तो C1 कितना हो जाएगा 12, C2 कितना हो जाएगा 8। तो 4 2 नहीं 8, 4 3 12, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 3:2। तो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, ये मुझे बताना है। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं। अगर मान लीजिए एक कंडीशन में क्या है, दोनों तरफ एक ही दिशा में करंट चल रही है, और एक कंडीशन में क्या है, दोनों तरफ विपरीत दिशा में करंट है। तो अब इसमें देखना है कि किस में आकर्षण लगेगा, किस में प्रतिकर्षण लगेगा। तो मान लीजिए अगर इसमें करंट इधर जा रही है, तो अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखेंगे तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम यानी इधर से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर से क्या करेगा, एंट्री करेगा, यानी इधर क्रॉस बनेगा, और इधर क्या बनेगा, डॉट। जैसे आप लोगों ने दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई तार है, तो आप इस प्रकार पकड़िए कि जो अंगूठा है वो क्या बताए, तार में धारा की दिशा बताए, और मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर इसमें करंट ऊपर जा रही है तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो इधर क्या बनेगा, इधर क्रॉस बनेगा, इधर डॉट बनेगा।
सेम काम इधर भी होगा, इधर क्या बनेगा क्रॉस, इधर क्या बनेगा डॉट बनेगा। अगर इसमें बात करें तो इधर देखिए, इधर क्या बनेगा क्रॉस बनेगा, इधर डॉट। अब इसमें क्या है करंट अपोजिट है, तो भाई करंट अपोजिट है तो इधर क्या बनेगा, इधर क्रॉस बनेगा, इधर डॉट बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए इधर क्रॉस इधर डॉट, इन अलग बिरादरी हैं। तो आपने पढ़ा होगा जैसे आवेश में कि अगर विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पे जो जी चिन्ह है क्रॉस डॉट का, ये विपरीत है, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा, इसमें क्या लगेगा आकर्षण। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे सेम है, सेम बिरादरी है, तो इसमें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो इसमें बताएंगे कैसे, तो इसमें आप ये कहेंगे कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में एक ही दिशा में अगर धारा को प्रवाहित किया जाए तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर मान लीजिए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में अगर विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित किया जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा। इस तरीके का आप चित्र बना के आप लिख के बता सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, इसको लिखना है। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अर्थ है तो ये है कि प्रकाश के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति करना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्लांक ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है, वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है, जिसे हम लोग फोटान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो प्रत्येक फोटान होता है उसमें h न्यू ऊर्जा होती है, और जब यह ऊर्जा किसी धातु पर पड़ती है तो कुछ ऊर्जा क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, तथा शेष ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होती है। तो समझिए इसको अच्छे से। जैसे आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण में बताया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई धातु की प्लेट है, जब इस पर प्रकाश की किरण गिरती है तो इन्होंने बताया कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये प्रकाश की जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है, और इसी छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम लोग फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान में h न्यू ऊर्जा होती है। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक फोटान होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है ये बेसिकली दो कार्य करती है। पहला नंबर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में यानी कार्य फलन में किया जाता है, और दूसरा नंबर जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो उनको गति कराने के लिए ये ऊर्जा यूज होते हैं, यानी ई के का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो यही है आपके प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो वही हालांकि यहाँ भी मैंने लिख रखा है। तो उम्मीद करूँगा ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें कितनी करंट प्रवाहित हो रही है 5 मिली एम्पियर। तो कह रहा है प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, हमें इस R का मान बताना है। तो पहला नंबर इस R का मान हम तब बता पाएंगे जब हमें यहाँ का मान मालूम होगा। तो यहाँ इस डायोड का हमें प्रतिरोध बताना है। तो देखिए इसमें वोल्टेज जो यहाँ पे वोल्टेज 1.5 जोड़ा गया है और इसको हाफ वोल्टेज मिल रहा है, और इसमें करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर जा रही है। तो अगर मुझे यहाँ का प्रतिरोध बताना है तो प्रतिरोध बराबर हम जानते हैं V/R। तो अगर मैं RD बताना चाहूँ, RD का मतलब यानी डायोड का रेजिस्टेंस बताना चाहूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे I होगा ID माने डायोड करंट। तो यहाँ VD कितना है, VD दिया 0.5 और ID जो डायोड करंट है वो 5 मिली एम्पियर है। तो 5 × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 0.5/5 × 10⁻³ यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये 0 उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का 5 5 दम 50, यानी एक लोग कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻²। अच्छा 10⁻² का मतलब हो जाएगा 100। तो 100 ओम जो है ये आपका डायोड का प्रतिरोध आ गया। अब हमें क्या करना है, इस R का मान बताना है। तो अगर हम बात करें कंप्लीट चित्र में तो इसमें जो धारा है वो धारा जो हो जाएगी V/ यानी वोल्टेज बटे टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R + RD। तो यहाँ आप देखिए टोटल करंट कितनी है 5 मिली एम्पियर, तो 5 × 10⁻³ बराबर ये टोटल वोल्टेज कितना है 1.5 बटे R + RD। RD कितना दिया 100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका इधर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 10⁻³ बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका R + 100
r प्लस 100 बराबर ही हो जाएगा 1.5। तो इसको इधर डिवाइड में ला दीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस 100 बराबर 1.5/5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3। तो फाइनली यहाँ से आपका ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर नीचे 10 लिख दिया, तो ये हो जाएगा r प्लस 100 बराबर ऊपर हो जाएगा 15/5। अच्छा, यहाँ पे एक घात कम हो जाएगा तो 5 गुणे 10 घाते माइनस का 2। अब इसको काट सकते हैं तो हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा तो r प्लस 100 बराबर ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 3 गुणे 10 घाते 2। अच्छा, 3 गुणे 10 घाते 2 का मतलब 100, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस 100 बराबर हो जाएगा इधर 300। इसको उठा उधर भेज दीजिए, r बराबर हो जाएगा 300 माइनस का 100। तो फाइनली r जो आएगा वो आएगा 200 ओम। तो r का मान कितना आ जाएगा 200 ओम। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, यानी कैपिटल M का मान 9 दिया है। जब इन्हें समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की जो दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे जो नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की जो दूरी दिया है, एक्चुअली ये जो दूरदर्शी की नली होती है उसकी लंबाई दिया है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है L बराबर FO प्लस FE, और यहाँ पे जो L है दरअसल वो 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा FO प्लस FE। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, तो आवर्धन क्षमता का अगर फार्मूला लिखेंगे तो एक फार्मूला होता है, चूँकि हम जानते हैं M बराबर होता है FO अपॉन FE, एक फार्मूला ये भी होता है। तो अगर यहाँ से M 9 है, FO अपॉन FE, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो FO बराबर क्या हो जाएगा 9 FE। ठीक, तो ये FO का मान आ गया, यानी जो FO का मान है अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका की 9 गुनी है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे अगर FO बराबर इतना है तो यहाँ लिखेंगे FO का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 20 बराबर FO का मान 9 FE प्लस FE, तो ये जाएगा 20 बराबर 10 FE। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, तो FE बराबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा, फोकस दूरी है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इस FE का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जब समीकरण 1 में रख देंगे तो जो FO है वो आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने जो बताया कि जो FO है वो FE से कितना है 9 गुना अधिक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और इसका 9 गुना 18 होता है। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी इसी तरीके से और भी प्रश्न और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।